हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज़ द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब मंदी के दौर। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सो सम स्टेबिलिटी। देखो 1924 एंड 1928 के टाइम पीरियड में ना जर्मनी में हमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिली थी। अब जर्मनी में स्टेबिलिटी किस वजह से आई थी? अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने ना जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए या इसको थोड़ी सी राहत दिलाने के लिए एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था डेविस प्लान। अब इस डेविस प्लान की वजह से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जर्मनी में आने लगी थी। बट ये जो स्टेबिलिटी थी, दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड, रेत के ढेर पर थी, है ना। जैसे कि अगर रेत के ढेर पर घर बनाओगे तो घर ढह जाएगा। सो इन द सेम वे ये स्टेबिलिटी भी रेत के ढेर पर थी। तो बहुत जल्दी ये स्टेबिलिटी बिखर भी गई थी, स्कैटर भी हो चुकी थी। जर्मन के जो इन्वेस्टमेंट थे या इसकी जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी वो किस चीज़ पर डिपेंड थी? वो डिपेंड थी शॉर्ट टर्म लोन्स पर। और ये शॉर्ट टर्म लोन्स कौन प्रोवाइड कर रहे थे? यूएसए, ठीक है। अमेरिका जो है वो जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे। किस वजह से? ताकि जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल रिकवरी है वो हो सके, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनके अंदर आए। लेकिन ये स्टेबिलिटी बहुत जल्दी ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि यूएसए को खुद पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी। जब यूएसए को खुद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो किसी और को पैसा क्यों देगा, राइट? आगे बताया हुआ है कि यूएसए ने जर्मनी की हेल्प करनी बंद क्यों कर दी थी। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। देखो हुआ ये था कि अमेरिका की जो शेयर मार्केट थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये शेयर मार्केट कोलैप्स हो गई थी 1929 में। और जैसे ही अमेरिका की शेयर मार्केट कोलैप्स हुई वैसे ही अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि अब यूएसए के अंदर खुद इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था। एंड लोगों को ये भी डर हो गया था, क्योंकि भाई जो ये शेयर मार्केट थी ना, ये कोलैप्स हुई तो वैसे ही लोगों में ये भी डर आ गया कि अब जो दाम है ना, जो कीमतें हैं वो बिल्कुल गिर जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। तो इसी डर की वजह से लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और एक ही दिन में 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बिक चुके थे। तो आपको इतना ध्यान में रखना है शेयर मार्केट के बारे में अभी कि देखो शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर शेयर्स को सस्ते दामों पर बेचा जाएगा तो मार्केट गिर जाएगी, और मार्केट गिरी तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। अभी आप इतना समझ के चलो। अब इतने शेयर्स एक साथ सस्ते दामों पर बिक गए तो क्या हुआ? अमेरिका में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932 the national income of the USA fell by half। देखो इस टाइम पीरियड के दौरान ना लोगों की जो नेशनल इनकम थी वो हाफ हो चुकी थी अमेरिका में। जैसे कि सपोज करो अगर एक साल में आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है तो अब उसकी इनकम 2.5 लाख हो चुकी थी, ठीक है। अगर 1 लाख कमा रहा है तो अब उसकी इनकम जो है वो 50,000 हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि जो नेशनल इनकम थी वो हाफ हो चुकी थी। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट फेल, दैट मीन्स कि यूएसए से बाहर जो सामान बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, अब वो भी बंद होने लगा। इसके अलावा फार्मर्स की जो किसान थे उनकी भी हालात ख़राब हो चुके थे। एंड जो स्पेक्यूलेटर थे, स्पेक्यूलेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सट्टेबाज, जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो स्पेक्यूलेटर्स ने क्या किया? इन्होंने जहाँ जहाँ पर पैसा लगा रखा था ना, वहाँ से इन्होंने पैसा निकाल लिया। तो इतना एक्सट्रीम रिसेशन जो है वो यूएसए में आ चुका था। एंड इस रिसेशन की वजह से यूएसए में जो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, ये जो रिसेशन हुआ, इसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड देखने को मिला। अब यूएसए में जो रिसेशन था इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड क्यों देखने को मिला? देखो रीज़न ये है कि ग्लोबलाइजेशन है। सारी कंट्रीज़ जो है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है, ट्रेड चलता रहता है, पैसे का लेन देन चलता रहता है। अब यहाँ पर अगर हम यूएसए की बात करें जो कि काफ़ी पावरफुल कंट्री था, अब उसके पास ही अगर रिसेशन हो गया तो दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड देखने को मिला था उस टाइम पर। यूएसए में इस रिसेशन की वजह से जर्मनी पर वर्स्ट इम्पैक्ट देखने को मिला था, क्योंकि जर्मनी में जो स्टेबिलिटी आई थी वो यूएसए की वजह से ही आई थी।
इसके अलावा जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो चुका था। जैसे कि 1929 के कंपेयर में अगर 1932 की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें 40% की गिरावट आ चुकी थी। अब देखो, जब प्रोडक्शन ही ढंग से नहीं होगा तो वर्कर्स की ज़रूरत भी नहीं होगी, राइट? क्योंकि जो मालिक है, जाहिर सी बात है, वो अपने जेब से पैसा थोड़ी ना भरेगा जब प्रोडक्शन ही ढंग से नहीं होगा। तो प्रोडक्शन में गिरावट आ गई थी, तो बहुत सारे लोगों की जो नौकरी थी, जो जॉब थी, वो छूट चुकी थी। एंड बहुत सारे वर्कर्स की जो वेजेस थी, सैलरी थी, वो रिड्यूस हो चुकी थी। एंड एक टाइम ऐसा आया कि 60 लाख, 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोग जर्मनी में अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, मतलब लोगों के पास जो है नौकरी नहीं थी। अब जर्मनी में ये जब हालात हो चुके थे कि 60 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड थे, तो लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे जर्मनी की सड़कों पर ताकि उनको काम मिल जाए। तो अब क्या होने लगा कि लोगों ने अपने गले में प्लेकार्ड टांगने शुरू कर दिए थे। प्लेकार्ड का मतलब होता है एक तख्ती जिस पर क्या लिखा हुआ होता था, विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब हम लोग कुछ भी काम करने को तैयार हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट इन लोगों ने फेस की थी। इसके अलावा जो नौजवान थे वो भी अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कुछ काम करने को था नहीं, तो वो ताश वगैरह खेल लिया करते थे या स्ट्रीट कॉर्नर्स पर, मतलब नुक्कड़ के एरियाज़ पर जाकर टाइम पास करते थे। या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब जहाँ पर नौकरियाँ अगर उनको मिलती तो वो लंबी क्यू में खड़े रहते डेस्परेटली कि शायद आज हमें नौकरी मिल जाए, राइट? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जॉब मतलब नौकरी जो है वो डिसअपियर होने लगी और अब जो यूथ था ना, जो नौजवान थे, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगे थे। तो जर्मनी में हमें इस टाइम पीरियड में एक डेस्पेयर, एक सैडनेस का माहौल देखने को मिलता है। अब जर्मनी में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, इसकी वजह से लोगों में एंजाइटी आने लगी थी, फियर आने लगा था, एकदम डर बैठ गया था लोगों के अंदर कि घर कैसे चलाएंगे, राइट? एंड जो मिडिल क्लास पीपल थे, स्पेशली वो लोग जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, मतलब वो लोग जो तनख्वाह पर जीते थे, तनख्वाह से अपना घर चलाते थे, सैलरी से अपना घर चलाते थे, उनको हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ कहते हैं। एंड वो लोग जो पेंशनर्स थे, जिनको पेंशन मिलती थी, इन लोगों की सेविंग्स जो है वो डिमिनिश होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। एंड जर्मनी की जो करेंसी है मार्क, उसकी तो वैल्यू ही नहीं रही थी। इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो थे या जो रिटेलर्स थे, उनके बिजनेस भी अच्छे नहीं चल रहे थे, उनके बिजनेस भी ख़त्म हो चुके थे, र्यून हो चुके थे, पैसा ही नहीं था, चलती कैसे, है ना, बिजनेस भी कैसे चलता। तो इसीलिए जो है लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी एंड फियर में आ चुके थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी किसी चीज़ की तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, राइट? अब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तो लोगों के अंदर फियर और एंजाइटी तो रहेगी ही रहेगी। एंड जो ये लोग थे, जो रिच पीपल थे या जिनका अपना छोटा मोटा बिजनेस था, या फिर वो लोग थे जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, इन लोगों के अंदर एक फियर आ चुका था, प्रोलेटेरियनाइजेशन का फियर। अब ये प्रोलेटेरियनाइजेशन का फियर क्या होता है? एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। देखो, प्रोलेटेरियनाइजेशन का फियर क्या होता है कि रिच क्लास के लोगों को ये डर होगा कि अब उसे मिडिल क्लास की तरह जीना होगा, मिडिल क्लास के लोगों को ये डर होगा कि अब वो बिल्कुल पुअर पीपल की तरह जिएंगे, एंड पुअर पीपल को ये डर होगा कि अब वो इतने गरीब हो जाएंगे कि उनके पास अनाज का एक दाना नहीं रहेगा। तो इस फियर को हम कहते हैं प्रोलेटेरियनाइजेशन, राइट? तो लोगों के अंदर ये जो लोग थे जिनके बारे में अभी हमने ऊपर यहाँ पे बात की, ये जितने भी लोग थे, सैलरीड एम्प्लॉयज़ या फिर स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड या रिटेलर्स, इन लोगों के अंदर प्रोलेटेरियनाइजेशन का फियर आ चुका था और इनको ये डर था कि कहीं इनके रैंक घट के ये वर्किंग क्लास ना हो जाए, मतलब ये मजदूर लोग ना बन जाए, या फिर कहीं इससे भी वर्स ना हो जाए, दैट मीन्स कि इनके पास रोजगार हो ही ना, ये अनएम्प्लॉयड हो जाए। तो इनके अंदर ये फियर आने लगा था। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तो फिर भी मैनेज कर पा रहे थे, बट जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे उनके हालात तो आप सोच सकते होंगे कि कैसे होंगे।
जो बिग बिजनेस थे, बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो क्राइसिस में थे, मतलब कोलैप्स होते जा रहे थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड, मतलब जो किसान लोग थे ना वो भी तंगी में आ चुके थे क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर चुके थे, एग्रीकल्चरल दाम गिर चुके थे। इसके अलावा विमेन अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, मतलब घर में खाने के लिए दाना नहीं था, अनाज नहीं था, ठीक है। तो वो माहौल जो था वो बहुत सैडनेस का माहौल था। इसके अलावा जर्मनी में पॉलिटिकली देखा जाए तो वाइमर रिपब्लिक जो है वो फ्रेजाइल हो चुकी थी, पॉलिटिकली यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। एंड वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वाइमर रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट डिफेक्ट थे, मतलब कुछ ऐसे डिफेक्ट जिसकी वजह से जर्मनी में कभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई पॉलिटिकली तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लोग ले ही नहीं पाए। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि कौन से इनहेरेंट डिफेक्ट थे। देखो, पहला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड दूसरा आर्टिकल 48। अब बच्चों ये चीज़ तो आपने ना ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर वोटिंग सिस्टम कैसा था ना कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था। जैसे कि सपोज करो अगर यहाँ पर 5 पार्टी हैं, 5 पार्टी जो हैं इनमें से एक पार्टी को 50% जो है वोट मिल गए, एक को 30 मिल गए, एक को 5 मिल गए, एक को 15 मिल गए। तो इस तरीके से कुछ कुछ प्रपोर्शन में इनको जो है वोट मिल गए। तो क्या होता था कि सभी को कुछ प्रपोर्शन में जो वोट मिले हैं ना, उसी प्रपोर्शन के हिसाब से इन सभी पार्टी को सीट दे दी जाती थी गवर्नमेंट में। अब देखो, सभी पार्टी को सीट दे दी जाएगी तो मेजॉरिटी में तो कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि मिलीजुली सरकार बन जाएगी, और मिलीजुली सरकार जब बनेगी तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। अब जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल लो, ये बन गई सरकार। अब सरकार बनी कोएलिशन से। कोएलिशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम मिलीजुली सरकार कहते हैं। जैसे कि अगर हमारी बात करें, जैसे कि एक जगह बीजेपी इसी सरकार में, एक जगह कांग्रेस भी हो गई, आम आदमी पार्टी भी हो गई, दूसरी भी हो गई। तो ऐसे सभी जो लोग हैं ना, सारे के सारे जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो जब मिलकर सरकार चलाई जाती है ना, तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर जर्मनी में क्या था, देखो याद रखना कि हमारे इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन जर्मनी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से कभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया, और ना ही जो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था इससे लोगों को निकालने के लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। तो इसीलिए पॉलिटिकली यहाँ पर अनस्टेबिलिटी थी। एंड दूसरा जो डिफेक्ट था दैट वाज आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 के अंडर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर दे दी गई कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, लोगों के सिविल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, एंड रूल बाय डेक्री। दैट मीन्स अगर कोई रूल इस टाइम पीरियड में बनाया गया तो उस रूल के लिए अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। देखो बेसिकली बच्चों होता क्या है, अगर कोई कानून बनाया जाता है ना, तो वो कानून को पास करने से पहले कॉन्सेंट ली जाती है अलग अलग लीडर्स की। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 48 के अंडर ये कहा गया कि अगर कोई रूल बनाया गया तो वो बाय डिक्री होगा। दैट मीन्स कि उसमें किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जो है कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली वो रूल या जो कानून है वो लोगों पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब देखो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या डिफेक्ट देखने को मिला। देखो क्या हुआ, वाइमर रिपब्लिक में ना एक ही साल के अंदर अंदर 20 डिफरेंट कैबिनेट आए थे, और इन्होंने अलग अलग कैबिनेट ने रूल किया इसमें। आप सोचो कि एक कैबिनेट एक साल नहीं चल पाया, मतलब 239 डेज में 20 डिफरेंट कैबिनेट आए। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, राइट। इसके अलावा जो आर्टिकल 48 है इसका लिबरल यूज़ किया गया, जब मन में चाहा इमरजेंसी लगा दी, लोगों के सिविल राइट जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। एंड रूल बाय डेक्री, दैट मीन्स जो पावर थी ना उस पावर को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया अंडर दिस आर्टिकल। तो इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो चुकी थी। अब ये जो मतलब इन्होंने जो भी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड आर्टिकल 48 लगाया था, ये किस वजह से था, ताकि
जो जर्मनी है इसकी हालात को सुधारा जा सके, लेकिन स्टेबिलिटी ही नहीं थी तो हालात कैसे सुधरते, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिए गए। सो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप दोबारा आने के चांसेस यहाँ पर थे और इसी चीज़ का फ़ायदा हिटलर ने उठाया, क्योंकि हिटलर को लोगों ने कैसे देखा, रे ऑफ होप की तरह। लोगों के जो कॉन्फिडेंस थे ना वाइमर रिपब्लिक में या डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस अब खत्म हो चुका था, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोगों को कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। और इसी टाइम पर आता है हिटलर, और हिटलर को लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि अब इसके आने पर सब ठीक होगा, लेकिन वो तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होगा, हिटलर के आने के बाद क्या हुआ, इसने कितने अत्याचार किए लोगों पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ priyanka gaur 8।